ओके, तो आज का अपना जो चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं नया, वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट। अब इसको अपन दो सेगमेंट्स में पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से दो सेगमेंट होंगे? एक होगा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। तो ये आपके दो चैप्टर इस पूरे सेगमेंट में रहेंगे ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल और वेव। तो अपन अभी जो शुरू करेंगे वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर वेव ऑप्टिक्स पे मूव करेंगे। ठीक है, अब ये दो चैप्टर्स पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी हमें? हम स्टडी ऑफ लाइट कर रहे हैं, एक चैप्टर से काम चल जाता है हमारा आराम से। इन दोनों में अलग अलग बातें क्या हैं, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम जब प्रोपगेशन मानते हैं, वो प्रोपगेशन लाइट का मानते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, एक रे की तरह। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ अ रे, प्रोपगेशन इन फॉर्म ऑफ अ रे। इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? इसलिए इसको रे ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं। जबकि यहाँ पे प्रोपगेशन मानेंगे तो उसको वेव की तरह प्रोपगेट करते हुए मानेंगे। ऐसा हम डिफरेंस क्यों ले पा रहे हैं? यहाँ हम इसको रे मान रहे हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की तरह मान रहे हैं, यहाँ पे हम वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा हम डिफरेंस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो एपरेटस हम यूज करने वाले हैं, जो एपरेटस हम यहाँ यूज करेंगे, वो एपरेटस साइज में काफी बड़े हैं। किससे? वेवलेंथ ऑफ द लाइट से। जैसे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिरर की, प्रिज्म की, लेंसेज की, स्लैब की। ये सारे जो एपरेटस हैं, ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट से काफी बड़े हैं। अगर ऐसा है तो उस केस में हम इसको, ये जो इसका वेरिएशन हो रहा है, इसे नेग्लेक्ट करके हम सीधा इसको एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। इसलिए हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इसको रे की तरह ट्रीट करते हैं। जबकि जब वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एपरेटस की साइज है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट है। इसलिए वहां पे हम उसको एज इट इज, जैसा वेव की तरह ट्रैवल कर रहा है, वैसा ही हम इसको कंसिडर करने वाले हैं। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स की या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, जिसमें आप बात समझ चुके हैं कि इसको हम रे की तरह ट्रीट करेंगे। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज इन अ स्ट्रेट लाइन और एज अ रे। क्यों कर पा रहे हैं, ये भी बात समझ में आ गई। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कैसे प्रोपोगेट कर रही है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन की। फिर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। इस रिफ्लेक्शन में मिरर वाली बातें आएंगी, जिसमें प्लेन मिरर भी आएगा और कर्व्ड मिरर भी आएंगे। कर्व्ड मिरर मतलब कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो स्लैब भी आएगा, प्रिज्म भी आएगा, और फिर लेंसेज भी आएंगे। लेंसेज में भी दो, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो ये अपना पूरा इस चैप्टर का फ्लो रहने वाला है। ऐसे जब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तब हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस की। फिर हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन की, और हम बात करेंगे पोलराइजेशन की। ये सारी बातें इसमें आने वाली हैं। लाइट इज अ वेव यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे। और इसके बाद जब मॉडर्न फिजिक्स में चलेंगे तो वहां पे भी हम लाइट को एज अ पार्टिकल लेके चलेंगे। लाइट इज अ पार्टिकल। अब यहाँ आप देखिए, इन दो चैप्टर्स में मैंने लाइट को एज अ वेव मान के चल रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पे वेव का अपन ने रे कर दिया, यहाँ पे वेव है। और अब मॉडर्न फिजिक्स में बात करेंगे पार्टिकल की, कि लाइट इज अ पार्टिकल क्या क्या करने वाला है और इसका क्या क्या वहां पे उपयोग देखेंगे। तो वहां हम देखेंगे कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कैसे लेजर काम करती है, कैसे लेजर बनती है। ये सारी बातें उसमें आने वाली हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हमने यहाँ दो नेचर की बात की है लाइट के। कौन कौन से दो नेचर? एक हुआ वेव नेचर और दूसरा हुआ पार्टिकल नेचर। ये दोनों नेचर का मतलब क्या है? लाइट एज अ वेव
और लाइट इज अ पार्टिकल। इसका मतलब यह है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी हम पिछले चैप्टर पढ़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव तो वो है ही, ये बात हमें समझ में आती है। पर लाइट बनी किससे है? क्या लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है? अगर नहीं, तो कहीं कहीं पे पार्टिकल इफेक्ट क्यों शो करती है? जैसे अगर मैं मुझे समझाना हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो बिना पार्टिकल नेचर के मैं इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसी थ्योरी ही नहीं है जो वेव को रिलेट कर पाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। अगर ये समझना है तो पार्टिकल नेचर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए आज एट प्रेजेंट जो हम बात कर रहे हैं, लाइट को ड्यूअल नेचर बोला जाता है कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब उसके पास वेव नेचर भी है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर ये सारी चीजें समझने के काम आएगा कि कैसे उसका प्रोपोगेशन हो रहा है, कैसे रिफ्लेक्शन, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ये सब कैसे हो रहे हैं, तो वेव नेचर से हम इसको समझ पाएंगे। लेकिन जैसे ही बात आएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की या लेजर की, तो बात समझ में आएगी कि पार्टिकल नेचर जरूरी है, उसके बिना काम नहीं हो पा रहा। तो पार्टिकल नेचर क्या कहता है? पार्टिकल नेचर कहता है कि लाइट बनी हुई है कुछ एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से, और उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटोन्स। नाम सुना ही होगा आप सब लोगों ने, फोटोन्स। तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स विच आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और जब लाइट ट्रैवल करती है तो ये एनर्जी के पैकेट्स एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं, और जहां भी लाइट गिरती है ये वहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं या वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक इसका नेचर है। वेव नेचर आप समझ चुके हैं, ईएम वेव्स से इसको रिलेट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम सब सारी चीजें पढ़ के आए हैं, कल ही हमने पढ़ा ये सब। ठीक है, तो ये ड्यूअल नेचर की बात हुई कि लाइट हम ड्यूअल नेचर में पढ़ेंगे। हालांकि इस पे अपन और आगे जाएंगे, बात करेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स में चलेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स में जब अपन ये पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लेजर्स, तब अपन इस पे और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अपने को इतना ध्यान रखना है कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, और इसमें से वेव नेचर का हम अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स में जब भी बात करेंगे वेव नेचर की बात यहाँ पे आपके पास आने वाली है। ठीक है, तो लाइट के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। पहली बात तो ये कि लाइट क्या है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इस पे तो कोई डाउट है नहीं अपने को। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक बात है। कैसे प्रोपोगेट करती है? तो प्रोपोगेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे प्रोपोगेट करती है वैसे लाइट भी प्रोपोगेट करती है, ये भी ठीक बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह प्रोपोगेट करती है। ओके, क्या लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है? नहीं, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कहीं भी चल सकती है। भाई सन से अर्थ तक आ रही है तो बीच में कोई मीडियम तो है नहीं, तो बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट हम तक पहुंच पा रही है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली लाइट को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी होती है? तो वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है, आप जानते हैं सब ये लोग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। छोटी छोटी बातें जल्दी से इसको कवर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये वेव कैसी है? ये ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है? ऑब्वियसली ट्रांसवर्स है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव होती थी। हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसी सारी वेव्स कौन सी वेव कहलाती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काम हो रहा था कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो यहाँ भी होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही। तो जो सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपने पढ़ी वो सारी की सारी लाइट के लिए भी एप्लीकेबल है एज इट इज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? स्पेक्ट्रम मतलब कितनी वेवलेंथ के हिसाब से कैसी लाइट या कैसी वेव नेचर अपने को वहां दिखने वाला है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पढ़ा है सबसे जो कम वेवलेंथ वाली जो वेव होती हैं वो कौन सी वेव कहलाती हैं? गामा वेव्स। गामा वेव्स जो सबसे कम वेवलेंथ की होती है। उससे ज्यादा वेवलेंथ वाली होती है एक्स रेज, उससे ज्यादा वेवलेंथ वाली होती है अल्ट्रा वायलेट, उससे ज्यादा वेवलेंथ होती है विजिबल,
जिसकी बात अभी अपन करने वाले हैं, इसी को अपन बोल रहे हैं लाइट। उससे ज्यादा वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड, उससे ज्यादा वेवलेंथ माइक्रोवेव्स, और उससे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो या शॉर्ट वेव्स की, रेडियो वेव्स की। तो इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, और एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये बात हम आगे पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। तो बात करेंगे कि लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का क्या रिलेशन है, बट फिलहाल आप इसको ध्यान रखेंगे कि वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ये स्पेक्ट्रम बनता है, और इस स्पेक्ट्रम में विजिबल यहाँ पे सेंटर में कहीं पे आ रहा है, और इसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ इस रेंज में है तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है, इसका मतलब वो कलर शो करेगी, वो कोई ना कोई कलर दिखाएगी। ये सारी वेव्स आप देख नहीं पाते क्योंकि ये विजिबल रेंज में नहीं है, लेकिन ये 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम अगर किसी की वेवलेंथ है तो वो विजिबल रेंज में है, इसका मतलब आप उस वेव को देख पाएंगे जैसे कि आप लाइट देख पाते हैं। क्लियर है बात? तो हम इस रेंज की बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। एंगस्ट्रॉम का मतलब तो पता ही होगा आपको, लोग केमिस्ट्री में पढ़ाई है, 10⁻⁻10 मीटर्स, दिस इज एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको लिखा जाता है ऐसा। वेलोसिटी होती है एफ लैम्डा, ये अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बात करी, वेलोसिटी इक्वल टू एफ लैम्डा। जब भी फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो आप इसे लिख सकते हैं वी बाय लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी? जब लैम्डा मिनिमम हो जाए तो लिखा जाएगा वी बाय लैम्डा मिनिमम। तो इसलिए मैंने यहाँ उल्टा लिखा है, देख लीजिए आप। लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, और एनर्जी भी साथ में डिक्रीज हो रही है। एनर्जी का फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एच सी बाय लैम्डा, या जिसको एच एफ भी लिखते हैं, दिस इज द एनर्जी फॉर्मूला। तो अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज होगी, उल्टा रिलेशन है। या फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गामा वेव्स की, सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जब लाइट अपना मीडियम को चेंज करती है, जैसे मैं एक डायग्राम बना दूं कि यहाँ पे एक मीडियम है एयर, दूसरा कोई भी मान लीजिए वाटर, कोई भी और मीडियम हो सकता है। लाइट यहाँ पे आई, लेट्स से, और थोड़ी सी आके डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये बात हम जानते हैं, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इस पे, लेकिन फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर यहाँ इसकी वेलोसिटी v1 है, फ्रीक्वेंसी f1 है, और वेवलेंथ लैम्डा 1 है, तो खास बात यह है कि जब ये इधर आएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v2, लेकिन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रहती है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है जब मीडियम चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिर चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी में और वेवलेंथ में। आपने पढ़ा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसका अपने को ध्यान रखना है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनेगा, v1 बाय v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। दिस इज द फंडा। तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, मतलब कलर भी सेम रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहने वाली है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि प्रोपोगेशन के दौरान फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। जैसे आप एक वेव को, अगर रस्सी पे आपने एक वेव चला रखी है, ठीक है, तो रस्सी को आप लगातार इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं, अपने हाथ से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसमें जो लूप्स बनेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? जो आप अपने हाथ की फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं वैसी ही फ्रीक्वेंसी के लूप वहां बनने वाले हैं। उसका उस मीडियम से कोई लेना देना नहीं है कि वो किस पे चल रहे हैं, एयर में चल रहे हैं या रस्सी कैसी है, रस्सी किससे बने हुए, ये इससे उसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी कैसी है। सिमिलरली यहाँ भी जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही है, जहां एलसी ऑसिलेशन हो रहे हैं, जहां अपन ने बात करी थी, वहां फ्रीक्वेंसी कैसी है उसी बात पे डिपेंड करेगी कि आगे तक फ्रीक्वेंसी कैसी रहने वाली है। मीडियम के साथ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स की बात होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ऑप्शन में एक बार आया हुआ है, क्वेश्चन में नीट में आया हुआ था कि ये स्टेटमेंट था, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं, कलर चेंज होगा कि नहीं, तो ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, तो कलर भी यहाँ पे सेम रहेगा, कलर भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसको अपन ध्यान रखेंगे।
ओके, तो जब मीडियम में वेलोसिटी आती है, जब आपने बोला कि वैक्यूम में कोई भी वेवलेंथ हो, फॉर ऑल वेवलेंथ, स्पीड इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर जैसे मीडियम में आते हैं, मीडियम में क्या हो जाएगा, स्पीड अलग अलग हो जाएगी, और ये स्पीड वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी इन द मीडियम इज लेस देन वेलोसिटी इन द वैक्यूम, ये तो हम जानते ही हैं। किसी मीडियम में आके वेलोसिटी कम हो जाएगी, वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, किसी मीडियम में से कम रहेगी। और आगे हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के दौरान कि ये जो वेलोसिटी इन मीडियम है, ये वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है। मीडियम पे तो डिपेंड करेगी करेगी, साथ में वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगी। इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपन इतना ध्यान रखते हैं कि मीडियम में जाने पे वेलोसिटी कम हो जाती है, वैक्यूम में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये बेसिक बेसिक बातें अपन लाइट के लिए अभी तक कर रहे हैं। ओके, एक टर्म आती है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया? मोनोक्रोमेटिक, एनीवन? व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक? मोनो मतलब एक, सिंगल। क्रोमा जब भी आता है इसका मतलब होता है कलर से। तो मोनोक्रोमेटिक मतलब वो लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट रेज, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। और हेट्रोक्रोमेटिक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ, जहां पे हो कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ जहां पे होगा, उसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिक। तो क्वेश्चन में कई बार आता है, किसी कॉन्सेप्ट में भी अपन यूज करेंगे, तो इसलिए टर्म्स अपने को ध्यान रखनी है, मोनोक्रोमेटिक और हेट्रोक्रोमेटिक। जैसे मोनोक्रोमेटिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लेजर। लेजर में सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट होती है। सोडियम लाइट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। हेट्रोक्रोमेटिक, जो आपके आसपास लाइट है वो हेट्रोक्रोमेटिक है। जैसे व्हाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन है, इज हेट्रोक्रोमेटिक लाइट। ओके, चलिए, तो अब अपन आते हैं फाइनली कुछ कुछ अपनी लाइट की तरफ। एक टर्म आती है लाइट ईयर। ये लाइट ईयर क्या है, व्हाट इज लाइट ईयर? distance traveled by light in a year. तो ये किसकी यूनिट है, ये टाइम की यूनिट है या डिस्टेंस की यूनिट है? Distance. डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक। दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और ठीक बोला आपने बिल्कुल कि एक साल में, एक ईयर में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको बोलते हैं लाइट, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। और ये ऑब्वियसली काम आती है इंटर गैलेक्सीज या इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए, कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे लाइट को जाने में कितने साल लगेंगे, इतने डिस्टेंस वहां के बीच में है, ठीक है। तो बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए ये बड़ी यूनिट है अपने पास, ये इसको यूज करते हैं। ओके, अच्छा, लाइट के सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? लाइट सोर्स, लाइट सोर्सेस हो सकते हैं एक तो ऐसे जो खुद लाइट एमिट करते हैं, जिनको बोलते हैं सेल्फ लुमिनस सोर्सेस। ये खुद लाइट एमिट करते हैं, लाइट का एमिशन खुद करते हैं, जैसे हो गया सन। एक होते हैं नॉन लुमिनस सोर्सेस, जो खुद लाइट एमिट तो नहीं कर रहे लेकिन अपने तक लाइट पहुंचा दे रहे हैं, जैसे मून। रात को चांद की रोशनी होती है अर्थ पे, लेकिन वो चांद खुद तो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो कहां से आ रहा है, सन से जो उस पर लाइट गिर रही है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स दी अर्थ। तो मून इज अ नॉन लुमिनस सोर्स, जबकि सन इज अ सेल्फ लुमिनस सोर्स, ठीक है बात। तो ऐसे कुछ सोर्सेस हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक हॉट मेटल यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये हॉट मेटल कैसा सोर्स है, सेल्फ लुमिनस है कि नॉन लुमिनस है? Self-luminous. Self-luminous. सेल्फ लुमिनस सोर्स है ये।
सेल्फ लुमिनस क्यों? क्योंकि ये भी अपने से लाइट प्रोड्यूस करता है। यस, तो जब भी देखो लाइट प्रोड्यूस का आपने बोला था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज को ऑसिलेट कराना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप जब किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की है तो वो अपने को दिखेंगी, और दिखेंगी मतलब वो लाइट का सोर्स हो गई। तो हॉट मेटल इज द सोर्स ऑफ लाइट, इसलिए उसको आप उसके कलर्स भी देखते हैं, कभी रेड, येलो और व्हाइट इस टाइप का उसका कलर्स होते हैं। ठीक है, तो यस, हॉट मेटल इज द सेल्फ लुमिनस सोर्स। चलिए, अब इसमें क्या क्या हम बात करने वाले हैं, तो जो प्रॉपर्टीज रहेंगी, जैसे एक मीडियम यहाँ पे है एयर, यहाँ पे मान लीजिए वाटर। तो जब भी कोई लाइट किसी मीडियम बाउंड्री पे आके गिरती है, इसको बोलते हैं मीडियम बाउंड्री, जहाँ पे एक इधर मीडियम है, दूसरा मीडियम इस तरफ है, दिस इज मीडियम बाउंड्री। तो जब भी कोई लाइट इस पे आके गिरती है तो उसके साथ तीन चीजें हो सकती हैं। तीन चीजें क्या क्या? एक तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, एक वो रिफ्रैक्ट हो जाए, और एक होता है, हालांकि ठीक है ये दो बातें ठीक है यहाँ पे, एक तो रिफ्लेक्ट हो जाए या रिफ्रैक्ट हो जाए, ये दो चीजें अपन यहाँ पे देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट। ठीक है, किसी भी मीडियम की बाउंड्री पे ये दोनों चीजें हमेशा होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। बट ध्यान क्या रखना है कि मीडियम बाउंड्रीज अलग अलग तरीके की होती हैं और उन सब पे इनका प्रपोर्शन अलग अलग होता है। मतलब कहीं पे रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा कि रिफ्रैक्शन आपको आप जज नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, कहीं पे रिफ्रैक्शन इतना ज्यादा होगा कि रिफ्लेक्शन समझ ही नहीं आएगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इनका प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन होता दोनों ही है हर एक बाउंड्री पे। कोई भी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग या कोई भी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग नहीं है। ठीक है, हाँ, प्रोपोर्शन के हिसाब से हम एक चीज को कंसिडर कर लेते हैं जो मेजर होता है। जैसे मिरर है तो मिरर में आप रिफ्लेक्शन कंसिडर कर लेंगे, रिफ्लेक्शन वहां पे बहुत कम है। या ग्लास स्लैब है तो आप वहां रिफ्रैक्शन कंसिडर कर लेंगे, रिफ्लेक्शन वहां बहुत कम है। ठीक है, जैसे आप अक्सर देखते होंगे, आप अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसके सामने खड़े हैं तो आपकी बाहर की चीज तो दिख ही रही है, बट आप हल्का सा उसमें खुद की इमेज भी देख पाते हैं, मतलब वहां रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी मीडियम पे दोनों बातें होती है, हम वो कंसिडर करेंगे जो मेजर वहां पे चल रहा है। चलिए तो अब फाइनली अपन एक दो बातें छोटी छोटी लाइट के बारे में और करते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम आपने बनाया वो कितने लाइट से बना हुआ है? 7, सबको पता होगी ये बात, विबग्योर से बना हुआ है ये, है ना? ओके, तो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, ये सब सातों मिलकर जब साथ में बनते हैं तो अपने को व्हाइट दिखता है, और ये जब सब एब्सेंट होंगे, अगर एब्सेंस है इन सब की, तो अपने को ब्लैक दिखेगा। ये बात सब लोग जानते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट लाइट है, अगर ये व्हाइट लाइट आपके रूम में है तो आप यहाँ पे डिफरेंट कलर्स देख पा रहे हैं आपके रूम में, तो वो कलर्स क्यों दिख रहे हैं? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? सर जो कलर की ऑब्जेक्ट है वो वही कलर रिफ्लेक्ट होता है, बाकी कलर्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब लाइट इस पे गिर रही है, मान लीजिए ये रेड कलर है, इस पे व्हाइट लाइट गिरी, तो व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 7 लाइट्स। तो यहाँ पे होगा ये कि जो रेड वाला है वो होगा रिफ्लेक्ट और बाकी सारे हो जाएंगे एब्जॉर्ब। जो एब्जॉर्ब हो गए वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हुए तो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचे, मतलब आपको दिखा नहीं। जो रिफ्लेक्ट होगा वही आपकी आंखों तक पहुंचेगा और वही आपको दिखेगा। तो रेड वाला मेजोरिटी में यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक कलर देखने को मिला, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो दुनिया भर के कलर्स हैं वो सारे बन सकते हैं। अलग अलग प्रोपोर्शन में इन सब का कॉम्बिनेशन बना दो, अलग अलग कलर्स बनते जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन मेरा एक कि दो बलून्स आपके पास हैं, आइडेंटिकल बलून्स हैं, आइडेंटिकल बलून्स हैं, इसमें एक है रेड कलर का और एक है ब्लू कलर का। आपके पास दो लेजर लाइट्स हैं, दोनों ही ब्लू कलर की लाइट्स हैं।
लेजर लाइट दोनों ही ब्लू कलर की हैं, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी लेके चलती है, तो ये जो लाइट्स आ रही हैं ये भी अपने साथ एनर्जी लेके आ रही हैं, ठीक है। और आपने इन बलून्स पे लाइट को डाल रखा है। अब पूछा आपसे ये गया कि क्योंकि एनर्जी लेके आ रही हैं, ये बलून्स पे एनर्जी इम्पार्ट हो रही है, एनर्जी इस पे गिर रही है। जब एनर्जी बलून पे गिरती है तो धीरे धीरे गर्म होगा और फट जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया आपसे ये कि पहले इनमें से कौन सा बर्स्ट होने वाला है, पहला कौन सा फटने वाला है। दिस इज योर क्वेश्चन, 1 और 2। 1। पहले फर्स्ट फटेगा, ऐसा प्रशांत का कहना है। बाकी लोग? सर ब्लू पहले फूटेगा। ओके, ब्लू पहले फटेगा। अक्षत का कहना है कि फर्स्ट पहले फटेगा। और बताओ? और कोई? कॉन्सेप्ट यही है जो भी आपने बताया कि कलर कैसे दिखते हैं, ठीक है। सर फर्स्ट ही देखो, फटेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो रेड पे ब्लू कलर जब आया तो ये क्या है, दिस इज द रेड बलून। ये दिखेगा रेड कब दिखेगा, जब व्हाइट लाइट इस पे गिरेगी तो रेड यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाकी सारी अब्सॉर्ब हो जाएगी। लेकिन यहाँ लाइट गिर कौन से रही है, ब्लू गिर रही है। इसमें रेड का तो कंपोनेंट ही नहीं है। जब रेड का कंपोनेंट ही नहीं है तो ब्लू जब इस पे गिरेगी ये सारी की सारी यहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाएगी। जब सारी ही एब्सॉर्ब हो गई, जब सारी लाइट यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गई तो इसने ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करी है। जबकि इस केस में अगर बात करें तो क्योंकि ये ब्लू कलर है, जब इस पे व्हाइट लाइट गिरती तो ब्लू यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता, और आप तो इस पे ब्लू ही डाल रहे हो। तो जब ब्लू इस पे पुट कर रहे हो तो ब्लू यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसने कम एब्सॉर्ब किया है। अगर कम एब्सॉर्ब किया है तो जिसने ज्यादा एब्सॉर्ब किया उसने ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करी, वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी फटेगा। सो यस, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। बिल्कुल ठीक बात है, 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। तो अब अपन इस कंडीशन में आ गए हैं कि अपन लाइट को ठीक ठीक तरीके से समझ चुके हैं, उसके बेसिक बातें कर चुके हैं। अब अपन फाइनली आ जाते हैं अपने रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन, चलिए। तो रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को बात समझनी है, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, चलिए। तो पहला लॉ बताइए जल्दी से, क्या है रिफ्लेक्शन का? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और सेकंड? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड ऑल बी ऑन द सेम प्लेन। लाइन द सेम प्लेन, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को आई गेस ये याद हो गई। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे अगर आके एक लाइट गिरती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। और रिफ्लेक्शन ऐसा होगा कि ये है नॉर्मल टू द सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अगर नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, जो एंगल बनाती है उस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल। और इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब होता है कि ये जो इंसिडेंट रे आई है और ये नॉर्मल यहाँ पे है, कोई भी दो लाइन हमेशा सेम प्लेन में होती है, उसकी चिंता नहीं है, ये दोनों एक ही प्लेन में है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पेपर वाले प्लेन पे ही होना चाहिए, इसी स्क्रीन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे स्क्रीन से बाहर आ गई या स्क्रीन के अंदर चली गई, ऐसा नहीं होगा, वो भी इसी प्लेन में रहने वाली है, ठीक है। तो ये दो लॉज हैं जो अपने को इसमें ध्यान रखने होते हैं। एंगल्स का ध्यान रखना, एंगल्स किस किसके बीच के हैं। आई जो है वो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का है, और आर जो है वो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का है। एंगल हमेशा नॉर्मल से होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन मेरा ये कि क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड है या वो सिर्फ प्लेन होना चाहिए? सर प्लेन होना।
प्लेन सरफेस के लिए ही ये वैलिड है, बाकी किसी के लिए नहीं होंगे। मान लीजिए मैं एक ऐसा सरफेस बना देता हूँ, एक ऐसा सरफेस बना दिया मैंने, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि एक लाइट आ रही है, तो क्या ये लॉज यहाँ के लिए वैलिड नहीं होंगे? ये हमेशा होंगे। दीज लॉज आर ऑलवेज वैलिड। हमने इसको लिखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां भी रिफ्लेक्शन होगा ये हमेशा वैलिड होंगे। सरफेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी टाइप का सरफेस हो, चाहे कोई ऐसा सरफेस भी होगा, तब भी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड होंगे। देखो जैसे अगर बात करता हूँ कि एक रे आती है यहाँ पे, लेट्स से दिस इज द नॉर्मल टू दिस पॉइंट। एक रे अगर ऐसे आ रही है तो ये ऐसे चली जाएगी यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, तो ये नॉर्मल यहाँ बनेगा, अगर ये ऐसा ही तो ऐसे चली जाएगी। हमेशा ये वैलिड होंगे कहीं भी हो। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है वहां पे नॉर्मल बनाएंगे और उसके हिसाब से अपन रिफ्लेक्टेड रे फिर से ड्रॉ करेंगे। इसका बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। तो आते हैं इससे रिलेटेड छोटी छोटी सी बातों पे, आप मुझे जवाब देंगे। इन लॉ पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे से, उसको अपन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक मिरर है कुछ इस तरीके का, एक सर्कुलर मिरर है जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश की हुई है। ठीक है, और लाइट आ रही है, ये इसका सेंटर मान लीजिए 0,0, रेडियस r मान लीजिए। लाइट यहाँ पे आई है कुछ इस तरीके से, सच दैट ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, और लाइट आ रही है कुछ ऐसे इस तरीके से, या चलो ऐसा छोड़ो, आप मान लो कि लाइट आ रही है कुछ ऐसे यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया कि बताइए अगर ये सिचुएशन है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, x, y के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? ये आपका पहला क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y? क्या आप इसको ऐसा हटा के ये मान लेते हैं कि ये लाइट ऐसे आई थी और ऐसे चली गई, दिस इज मोर एक्यूरेट। इंसिडेंट रे यहाँ पे है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे है, आपको कोई एंगल नहीं दे रखा, आपको सिर्फ ये बोला गया कि एक सर्कुलर मिरर ऐसा है, इस सर्कुलर मिरर के किसी पॉइंट पे विच इज x, y एक इंसिडेंट रे आई है, और वो रिफ्लेक्शन के बाद हॉरिजॉन्टल आई थी और वर्टिकल चली गई, ऐसा बोला हुआ है। आई थी हॉरिजॉन्टल, चली गई वर्टिकल। तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? करने का तरीका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करना है। कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से नॉर्मल से एंगल सेम बनने चाहिए। तो ये नॉर्मल है, अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तो 45 और 45 ये दोनों एंगल हो जाएंगे। दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज अगेन 45। और क्योंकि एक सर्कुलर पाथ के लिए नॉर्मल जो बनता है वो हमेशा रेडियल होता है, इसका ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में पढ़ा है आपने कि एक सर्कल के लिए जो आप रेडियस बनाते हैं इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। टेंजेंट टू रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे जो ये नॉर्मल बनाया है ये सेंटर से ही पास होगा, इस बात पे डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल। और क्योंकि ये एंगल आपने बता दिया 45 डिग्री है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। अब आपको एंगल पता चल चुके हैं, आपको निकालने हैं यहाँ के कोऑर्डिनेट्स, आराम से निकाले जा सकते हैं। ये है रेडियस, ये है एंगल 45 डिग्री, और ये कोऑर्डिनेट आपको निकालना है x, y। तो ये x हो गया और ये y हो गया। ये आपको कैलकुलेट करना है, आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। r sin थीटा r cos थीटा से मिल जाएंगे। तो एक आएगा आपके पास, x कोऑर्डिनेट आएगा -r/√2। माइनस क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन है, उल्टी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो नेगेटिव, और y ऊपर चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, y शुड बी प्लस r/√2। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन, सीधा सीधा बेस्ड है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ऐसा एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, इसमें देखिए क्या करेंगे। वही एक सर्कुलर मिरर, इस बार जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है वहां से लाइट आई थी कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, और चली गई हैं इस तरीके से। ये टोटल एंगल जो बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, ऐसा बता रखा है। पूछा गया कि अगर ये ओरिजिन है, रेडियस r है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, x, y बताइए। चलिए तो जल्दी से ट्राई कीजिए x, y।
अच्छा, अपना मीटिंग टाइम भी खत्म हो रहा है, तो एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं।